बॉलीवुड में जब भी विवादों की बात होती है तो एक ऐसा मामला सामने आता है जिसने पूरी इंडस्ट्री को दो धड़ों में बांट दिया। यह मामला है कंगना रनौत और आदित्य पंचोली का। एक तरफ एक आउटसाइडर एक्ट्रेस का बयान है जो आरोप लगाती हैं कि शुरुआती दिनों में एक सीनियर एक्टर ने उनका मानसिक और गंभीर शारीरिक शोषण किया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस सीनियर एक्टर का यह दावा है कि उनके साथ ब्लैकमेलिंग हुई, उनके परिवार को बदनाम किया गया और खुद को कानूनी केस से बचाने के लिए उन पर एक मनगढ़ंत जबरन काउंटर केस थोपा गया। इस कहानी में कोई भी एक पक्ष पूरी तरह से सही या गलत नजर नहीं आता, क्योंकि कोर्ट रूम से लेकर पुलिस स्टेशन तक दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ ऐसे सबूत और दलीलें पेश की हैं जो किसी के भी होश उड़ा दें। आज की इस वीडियो में हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे, बल्कि पूरे मामले को 5 अलग अलग चैप्टर्स में निष्पक्षता से समझेंगे। हम जानेंगे कंगना के उन आरोपों के पीछे का आधार क्या है और आदित्य पंचोली के वो कौन से काउंटर ब्लास्ट और वीडियो सबूत हैं जिसने इस केस को पूरी तरह पलट कर रख दिया। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। कहानी की शुरुआत साल 2004 से 2005 के आसपास होती है, जब कंगना रनौत मुंबई में एक स्ट्रगलर थीं। इसी दौरान उनकी मुलाकात उम्र में काफी बड़े और स्थापित एक्टर आदित्य पंचोली से होती है। अब यहाँ से दोनों पक्षों की कहानियां पूरी तरह अलग हो जाती हैं। कंगना रनौत का नैरेटिव यह कहता है कि आदित्य पंचोली ने शुरुआत में एक मेंटर या गॉडफादर की तरह उनकी मदद की, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कंगना की जिंदगी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। कंगना ने आरोप लगाया कि उन्हें मुंबई के एक अपार्टमेंट में लगभग नजरबंद रखा गया, जहां उनके दोस्तों या बाहरी लोगों को आने की इजाजत नहीं थी। जब उन्होंने इस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश की तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और डराया धमकाया गया। लेकिन अब सुनिए आदित्य पंचोली और उनकी पत्नी जरीना बहाब का इस पर क्या कहना है। आदित्य पंचोली के पक्ष के मुताबिक यह कोई जबरदस्ती का रिश्ता नहीं था। जब कंगना के पास मुंबई जैसे महंगे शहर में रहने का कोई ठिकाना नहीं था, तब आदित्य और उनके परिवार ने एक दोस्त के नाते उनके रहने का इंतजाम किया, आर्थिक मदद की और उन्हें अपने घर के सदस्य की तरह रखा। जरीना बहाब ने भी मीडिया इंटरव्यूज में साफ कहा कि कंगना उनके घर पर आती जाती थीं और उनके बच्चों के साथ वक्त बिताती थीं। आदित्य के वकीलों का तर्क है कि जो लड़की खुद अपनी मर्जी से पूरे परिवार के साथ उठ बैठ रही थी, वो बाद में इतने सालों बाद इसे हाउस अरेस्ट और टॉर्चर का नाम कैसे दे सकती है। आदित्य का दावा है कि उनके इस परोपकार को बाद में एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। करीब एक दशक तक यह मामला शांत रहा, लेकिन साल 2017 में नेशनल टेलीविजन पर एक बड़ा धमाका हुआ। कंगना रनौत ने अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक मशहूर टीवी शो में आदित्य पंचोली का नाम लेकर उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने दुनिया के सामने अपनी आपबीती सुनाई, जिससे सोशल मीडिया पर आदित्य पंचोली की छवि एक विलेन जैसी बन गई। लेकिन आदित्य पंचोली ने इस बार चुपचाप बैठने के बजाय कानूनी रास्ता चुना। उनका कहना था कि कंगना रनौत अपनी फिल्मों को प्रमोट करने और पब्लिसिटी बटोरने के लिए उनके नाम का सहारा ले रही हैं और उनके पूरे परिवार की छवि को मिट्टी में मिला रही हैं। आदित्य पंचोली और उनकी पत्नी जरीना बहाब ने तुरंत कदम उठाते हुए कोर्ट में कंगना और उनकी बहन के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया। आदित्य का सीधा तर्क था, अगर आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो आप पुलिस के पास क्यों नहीं गई। नेशनल टीवी पर आकर बिना किसी सबूत के किसी के परिवार को बदनाम करना कानूनन अपराध है। कोर्ट ने इस मानहानि के केस को गंभीरता से लिया और कंगना रनौत को समन भी जारी किए। यहीं से यह जंग एक बेहद पेचीदा मोड़ पर आ गई। साल 2019 में इस केस में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जब मानहानि केस में कानूनी शिकंजा कसने लगा, तब कंगना रनौत की तरफ से मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में आदित्य पंचोली के खिलाफ एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई। इस एफआईआर में मारपीट और जबरन वसूली के साथ साथ कानून की सबसे गंभीर क्रिमिनल धारा आईपीसी की धारा 376 गंभीर यौन शोषण के तहत मामला दर्ज कराया गया। जैसे ही यह एफआईआर हुई, ऐसा लगा कि आदित्य पंचोली पूरी तरह से फंस चुके हैं। लेकिन इसके तुरंत बाद आदित्य पंचोली ने जो काउंटर ब्लास्ट किया, उसने सबको हैरान कर दिया। आदित्य पंचोली ने मीडिया और पुलिस के सामने 18 मिनट की एक सीक्रेट मीटिंग की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश की। आदित्य का दावा था कि यह रिकॉर्डिंग कंगना के तत्कालीन कानूनी सलाहकार की है। आदित्य ने आरोप लगाया कि एफआईआर दर्ज होने से पहले उस व्यक्ति ने उनसे मुलाकात की थी
और उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर आदित्य पंचोली ने कंगना के खिलाफ दर्ज अपना मानहानि का केस वापस नहीं लिया तो उन पर गंभीर शोषण का केस दर्ज करवा दिया जाएगा। आदित्य पंचोली के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि यह शिकायत कोई वास्तविक मामला नहीं है, बल्कि यह एक काउंटर ब्लास्ट है, यानी मानहानि केस में फंसने के बाद आदित्य को डराने और केस वापस लेने पर मजबूर करने के लिए 13 साल पुराने मामले को गंभीर अपराध का रूप दे दिया गया। इस रिकॉर्डिंग के सामने आने के बाद कोर्ट ने आदित्य पंचोली को राहत दे दी। अब हम आ पहुंचे हैं इस कहानी के आखिरी चैप्टर में, यानी वर्तमान स्थिति पर। कानून की नज़र में कोई भी मामला तब तक साबित नहीं माना जाता जब तक अदालत उस पर अंतिम मोहर ना लगा दे। आदित्य पंचोली ने इस एफआईआर को पूरी तरह से कानून का दुरुपयोग बताते हुए इसे खारिज कराने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनके वकीलों का सबसे मजबूत कानूनी तर्क यही है कि कथित घटना के 13 से 15 साल बाद एफआईआर दर्ज कराई गई, और वो भी तब जब शिकायतकर्ता खुद मानहानि के केस का सामना कर रही थी। इतने लंबे समय की देरी केस की नीयत पर सवाल उठाती है। दूसरी तरफ कंगना रनौत का पक्ष अपनी शिकायत पर कायम है कि ये एक रसूखदार व्यक्ति के खौफ की वजह से उन्हें शिकायत कराने में वक्त लगा। चूंकि कंगना रनौत अब राजनीति में कदम रख चुकी हैं और एक मौजूदा सांसद हैं, इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट इस मामले को बेहद बारीकी से देख रहा है। अदालत ने इस मामले में शिकायतकर्ता को भी कई बार नोटिस जारी किए हैं। तो दोस्तों, यह है इस पूरे विवाद का वो सच जो दोनों पक्षों के दावों के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ जहां कंगना के समर्थक इसे एक अकेली लड़की की हिम्मत की लड़ाई मानते हैं, वहीं आदित्य पंचोली के समर्थक इसे कानून के गलत इस्तेमाल और झूठे आरोपों की एक साजिश करार देते हैं। सच क्या है यह तय करना हमारा काम नहीं, बल्कि देश की अदालत का काम है, जो सबूतों के आधार पर फैसला करेगी। इस पूरे कानूनी विवाद और दोनों तरफ के सबूतों को देखने के बाद आपकी क्या राय है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।